वेलकम बैक फ्रेंड्स, वी आर रेडी फॉर क्लास 2। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमें एवरीडे का वर्क प्लान लेकर चलना है और किस तरीके से हम काम करेंगे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप नीचे इंट्रोडक्शन वीडियो दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पर क्लिक करके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, ताकि आप एक प्रोसेस के थ्रू जब काम करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। इसीलिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो क्लास 1 देखें, फिर आप ये वीडियो को देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने प्लान किया था कि हम 10 वर्ड पढ़ेंगे पर डे और 10 फ्रेजेस पढ़ेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हमें फ़ायदेमंद होंगे। एक स्टोरी पढ़ेंगे और कुछ बेसिक ग्रामर पढ़ेंगे। तो आज हम वही करते हैं। तो हम पहले 10 वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो आउटविट, सबसे पहला वर्ड जो निकल के आया है वो है आउटविट। आउटविट का मतलब होता है चतुरता में मात देना। हम कह सकते हैं डोंट ट्राई टू आउटविट मी, मुझे ज़्यादा मेरे सामने चालाकी मत करो या मुझे चतुरता में मात देने की कोशिश मत करो। तो हम आउटविट शब्द का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये वर्ड थोड़े से लेवल अप होंगे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा जो यूज़ हो रहे हैं आजकल के समाज में, सोसाइटी में, वो वर्ड्स हैं ये। तो इसीलिए हम थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है। क्योंकि हम बोलना चाहें तो कोई से भी वर्ड बोल सकते हैं, ईजी वर्ड्स का भी हम थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला जो बोल रहा है वो हमें समझ में आना चाहिए, इसलिए इन वर्डों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आउटविट का मतलब आपको समझ में आ गया। दूसरा है ईगो। ईगो का मतलब होता है अहंकार। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, फॉर यू योर ईगो इज़ फर्स्ट। आपके लिए तो आपका ईगो ही बहुत बड़ी चीज़ है, आपका अहंकार ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगला वर्ड है रिशीटेड। रिशीटेड का मतलब होता है सुनना। जब कोई खबर उड़ती उड़ती आती है और हम उसे सुनते हैं तो हम वहाँ पर रिशीटेड का यूज़ करते हैं। जैसे आई रिशीटेड दिस न्यूज़, हियर का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हियर शब्द की जगह हम रिशीटेड का यूज़ करेंगे जब कोई खबर पूरी परमानेंट नहीं होती है, अभी फिक्स नहीं हुआ है एक्चुअली ये हुई भी है या नहीं, तो हम वहाँ पर रिशीटेड का यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है एंथुसियाज्म। इसका मतलब होता है उत्साह। और इंडियन आर्मी हैज़ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। हमारी इंडियन आर्मी में बहुत बड़ी मात्रा में उत्साह है। तो आप इन चारों वर्डों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे पूरे दिन रिवाइज़ करना, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट। कंपोज का मतलब होता है रचना करना। ही कंपोज अ पोएम, उसने एक पोएम की रचना की है। ही कंपोज अ सॉन्ग, उसने एक सॉन्ग की रचना की है, तो हम उस पर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आपको सारे वर्ड्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगला वर्ड है मैग्नेनिमस। इसका मतलब होता है उदार। योर बिहेवियर इज़ वेरी मैग्नेनिमस। आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही उदार है, तो हम वहाँ पर इस वर्ड का यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेशन का मतलब होता है अपमान। डोंट ट्राई टू ह्यूमिलेट एनीवन। आपको कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए या किसी का अपमान करने की कोशिश मत करो। कंप्राइज्ड का मतलब होता है शामिल करना। आई वांट टू कंप्राइज हिम एज मी। मैं उसे ऐसे शामिल करता हूँ जैसे कि वो मैं ही हूँ, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको इस चारों वर्ड को पढ़ना है, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर आपने सुना होगा, विश्व युद्ध के दौरान। ड्रॉन का मतलब होता है खींचना। आई ड्रॉन दिस बकेट फ्रॉम द वेल। मैंने ये बाल्टी को कुएं से खींचा, तो हम वहाँ पर ड्रॉन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अब हम स्टोरी सुनेंगे। दोस्तों मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि स्टोरी सुनने का तरीका ये होगा कि पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट व्यू दे दूंगा हिंदी में उसका, उस स्टोरी का। उसके बाद आपको हिंदी नाम का शब्द अपने दिमाग में नहीं लाना है। आपको जो मैं इंग्लिश में बताऊँ आपको बस उसी के बारे में सोचना है और आपको इमेज देखनी है। आपको उसकी हिंदी नहीं निकालनी है, चाहे आपको कोई वर्ड समझ में आए या ना आए। आपको उस वर्ड पर इंग्लिश में ही ध्यान देना है, आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। तो बस आप मेरा इतना काम करना है आपको, और डेफिनेटली आप थोड़े दिन में प्रोसेस में रहेंगे। एकदम से देखिए कोई भी चीज़ नहीं सीख पाते हैं, इसीलिए टाइम दिया जाता है। कोई भी चीज़ प्रोसेस से आती है, तो हम प्रोसेस में रहेंगे तो बड़े आराम से हम समझ पाएंगे कि आखिर इस स्टोरी में क्या कह रहा है। फ़िलहाल मैं आपको पहला ओवरव्यू दे दूंगा, उसके बाद आपको हिंदी निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टोरी है हमारी द रेड रेन कोट, लाल बरसाती। तो ये किरण कस्तूरिया ने लिखी है ये स्टोरी। इसमें क्या है कि एक बच्चा है, उसके माँ बाप उसके लिए संडे को एक रेनकोट ले आए हैं। अब वो, क्योंकि रेनकोट आ गया है तो बच्चों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि उन्हें लगता है कि मुझे पहनना है, लेकिन रेनकोट तो बारिश में पहनते हैं, तो इंतज़ार कर रहा है बारिश कब होगी। तो हर दिन वो पूछता है अपनी मम्मी से कि बारिश आज होगी क्या। संडे को पूछता है कि आज बारिश हो जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं आज नहीं होगी। मंडे को फिर वो एक नया एक्सक्यूज़ देती हैं, एक नई बात बताती हैं। ट्यूसडे को एक और नई बात बताती हैं। तो इस तरीके से ही
कंटिन्यू होता रहता है। और फिर सैटरडे को एक नई बात बताती हैं और संडे को फिर आप इसमें देखेंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे कि आखिर स्टोरी में वो क्या कहना चाहता है। और बाकी की जो थोड़ी सी हिंदी की स्टोरी है, मैं क्रेज़ नहीं ख़त्म करना चाहता इसमें इंग्लिश की स्टोरी का, इसलिए बहुत प्रॉपरली आपको नहीं सुनाया है, ताकि आपका थोड़े दिमाग पर प्रेशर पड़े। जब तक आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक वो एक्टिविटी में नहीं आएगा। आप ये समझ लीजिए, जब तक हम अपने कंफर्टेबल कोकून से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हमारे लिए कोई भी चीज़ आसान नहीं हो पाती है। तो हमें कंफर्टेबल कोकून से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ठीक है, आप सुनने की कोशिश कीजिए इंग्लिश में, और आपको समझ में आएगी, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ। और आज नहीं आएगी तो 30 दिन बाद आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, उसके बाद आएगी, लेकिन डेफिनेटली आपको 10 से 15 दिन में पूरी तरीके से स्टोरी बोलना आ जाएगा और स्टोरी समझना आ जाएगा। और आप इमोशंस पढ़ने भी सीख जाएंगे। स्टोरी इसीलिए होती है ताकि आपके दिमाग में एक पूरा स्पेस क्रिएट हो सके और आपका दिमाग इमेजिन कर सके, क्योंकि आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना है। तो इसीलिए आपको हिंदी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको बस इंग्लिश में ही सोचना है और इमेजेस देखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऑन संडे मनुज पेरेंट्स गॉट हिम अ रेड रेन कोट। मनु आस्क्ड, माँ, मे आई वियर इट नाउ? नो माई डियर, द रेन आर नियर, बट जस्ट नाउ द स्काई इज क्लियर, शेड माँ। Monday was bright and sunny. Will it rain today, mummy? Asked Manu. No, Manu, not today. If you are wear your raincoat, you will look quite funny, said Mama. On Tuesday, the sky was blue. Ma, when will my wish come true? Asked Manu. Not today, my dear. There is just one white cloud in the sky, said Ma. Wednesday was hot. Ma, why doesn't it rain? Asked Manu. Son, I think it will rain very soon. Maybe even before it is noon, said Ma. On Thursday, Manu went on a picnic. Ma, what if it rains? Shall I take the raincoat with me? Asked Manu. No, my dear, it will not rain today. The little white clouds are too high in the sky, Ma said. Friday was cloudy. Ma, will it rain today? Asked Manu loudly. It might be, dear. There are some dark clouds low down in the sky, said Ma. Saturday begin with a bang, vadawam. Ma, is it that thunder I hear? Will it rain very soon? Asked Manu. And then at last it starts raining. Oh, it's raining, sang Manu, running out. But Manu called Ma, running after him, you forget your raincoat. तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से ये बच्चा हर दिन कोशिश कर रहा होता है। हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं हिंदी में इस कहानी का, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे उसके लिए। तो संडे को वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मैं रेनकोट पहन सकता हूँ माँ? तो उन्होंने कहा कि अभी बेटा देखो, बारिश तो हो नहीं रही है, स्काई साफ़ है, तो आप आज नहीं पहन सकते हो। दूसरी बार वो पूछता है, मंडे को पूछता है, तो उसकी माँ कहती है, अपनी माँ से पूछता है कि आज बरसात होगी। नो मनु, नॉट टुडे। अगर आप रेनकोट पहनोगे तो ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा बेवकूफ़ है ये, कोई बहुत मजाक उड़ाएंगे लोग आपकी। मंगल को वो पूछता है कि आज बारिश होगी क्या, जबकि स्काई बहुत ज़्यादा ब्लू था, बिल्कुल साफ़ आकाश था, फिर भी पूछता है। तो उसकी माँ कहती है नहीं, आज भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत दूर आकाश में एक सफ़ेद बादल दिख रहा है बस। अगले दिन वेडनेसडे था, तो वो अपनी माँ से पूछता है, वाई डजंट इट रेन? आखिर बरसात क्यों नहीं हो रही है माँ? सन, आई थिंक इट विल रेन सून। मुझे लगता है बहुत जल्दी बरसात हो जाएगी। मे बी इट बिफोर नून। हो सकता है कि दोपहर के बाद, दोपहर से पहले पहले हो जाए। ऑन थर्सडे, अगले थर्सडे को वो एक पिकनिक पे जाना था, तो वो बोलने लगता है अपनी माँ से कि माँ मैं अपना रेनकोट अपने साथ ले जाऊँ। तो वो कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसे ले जाने की, क्योंकि बादल अभी बहुत दूर हैं। फ्राइडे को थोड़े से बादल आते हैं, तो वो कहता है माँ विल इट रेन टुडे? क्या आज बरसात होगी? आस्क्ड मनु लाउडली। बहुत ज़ोर से पूछता है, ईगर सिटी के साथ। इट माइट, हाँ हो सकती है मेरे बच्चे,
देर आर सम डार्क क्लाउड्स, हाँ कुछ डार्क क्लाउड हैं, बहुत घने बादल हैं तो आकाश में, इसलिए हो सकती है बारिश। सैटरडे को बारिश होने लगती है भाई। सैटरडे को एक बड़ी ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती है बिजली कड़कने की, तो वो पूछता है माँ इज इट थंडर, क्या ये बिजली कड़कने की आवाज़ है? थंडर मतलब बिजली कड़कना, वैंग मतलब एकदम ज़ोरदार आवाज़ होना। विल इट ट्रेन वेरी सून, क्या बहुत जल्दी बरसात होने वाली है? मनु ने पूछा। एंड देन एट लास्ट इट स्टार्टेड रेनिंग, और आखिर बरसात होने लगी। ओ इट्स रेनिंग, वो गाने लगा कि अरे वाह बरसात हो रही है, बरसात हो रही है। लेकिन वो यही भूल गया कि उसे रेनकोट पहनना है। उसकी माँ पीछे भागती रहती है कि बट मनु अपना रेनकोट तो पहन ले, लेकिन वो भूल गया। तो ऐसे स्टोरी ख़त्म हुई। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने स्टोरी बताई है, आप पहले पूरी स्टोरी को इंग्लिश में ही समझने की कोशिश किया करो। आप अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना ही पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो कुछ भी सीखना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए आपको अपने कंफर्टेबल कोकून से बाहर आना पड़ेगा। आप एक बार स्टोरी को दोबारा सुने, आप फिर से इस वीडियो को पॉज करें और पीछे लेकर जाएं और फिर इस वीडियो को देखें दोबारा, और आप सुने इंग्लिश में, क्या आपको अब वो समझ में आ रही है? तो आपको वो समझ में ज़रूर आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेजेस पढ़ेंगे अब हम, कुछ छोटे छोटे वाक्यांश पढ़ेंगे जो हमारी बड़ी मदद करते हैं इंग्लिश बोलने में, और आपको वो ट्राई करने हैं लगातार। पहला वर्ड है एज़ यू प्लीज़, जैसी आपकी मर्जी। जैसे आपसे कोई कहता है आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, तो आप कह सकते हैं एज़ यू प्लीज़, जैसी आपकी मर्जी आप जा सकते हैं। अगला वर्ड है ओ आई एम सॉरी, आई हैव गॉट अ बिट लेट, माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई। अगला है आई वेग यू पार्डन, इसका मतलब होता है माफ़ कीजिएगा। आई वेग यू पार्डन, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप कह सकते हैं आई वेग यू पार्डन। वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे? तो आप वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली बोल सकते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा है तो। इट्स ऑल योर, इसे अपनी चीज़ समझिए, ऐसा लोग कह देते हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं ये बात को लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि इट्स ऑल योर्स, ये आप ही की, आप इसे समझिए। नेक्स्ट, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, कितने दयालु हैं आप, कितनी कितनी बड़ी कृपा है आपकी, आप इस तरीके से बोलते हैं कभी कभी। फॉल्स फ्लैटरी भी कुछ लोग करते हैं। तो दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा हुई। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपको कष्ट हुआ उसके लिए मुझे क्षमा करें। जैसे कि आप कहीं से निकल रहे होते हैं और उन्हें, वो गेट पर खड़े हैं, वो उन्हें अगर आपको हटाना है तो आप सॉरी बोलते हैं, और फिर आप ये बोल सकते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपके कष्ट के लिए मुझे दुख हुआ। आगे बढ़ते हैं। ग्लैड नाइस टू मीट यू, बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे मिलके। आप किसी से मिलते हैं तो आप ये बोलें उससे, इसे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल, मैं बहुत अच्छा पूरा प्रयास करूँगा अपना। जैसे कि कहते हैं मैं एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, सबसे ज़्यादा अच्छा प्रयास करूँगा मैं। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, कृपया अपने आप लीजिए। कोई आपसे कुछ चीज़ कहता है तो अगर आप चाहते हैं उससे ये कहना प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, कृपया अपने आप लीजिए इसे, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट, तो ये फ्रेजेज हो गई। थोड़ा सा हम ग्रामर पढ़ेंगे अब। तो ग्रामर में हम बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर पढ़ेंगे, और ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं ग्रामर को, थोड़ा ही पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर हमें बहुत कम पार्ट को कवर करना है, इसलिए ग्रामर हम धीमे धीमे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक संग नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ पढ़ लेते हैं तो दिमाग बड़ा पैनिक हो जाता है, और पैनिक होने के बाद वो सिचुएशंस को ऐसी बना के क्रिएट कर देता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन बन के तैयार हो। तो हम फिलहाल ग्रामर का बहुत बेसिक पढ़ते हैं। टेंस क्या होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब टेंस का मतलब क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी वाक्य बोलेंगे तो आप इन तीनों से बाहर नहीं बोल पाएंगे। या तो आप उसे प्रेजेंट में बोलेंगे, मतलब जो आज चल रहा है, या तो आप भूतकाल में बोलेंगे जो पीछे हो चुका है, या आप भविष्य में बोलेंगे। इन 3 कालों के अलावा और कोई काल नहीं है। तो टाइम के हिसाब से नहीं डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान जो अभी चल रहा है, पास्ट का मतलब भूतकाल जो बीत चुका है, फ्यूचर का मतलब होता है जो आने वाला है। ठीक है, तो हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो प्रेजेंट टेंस के भी 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हमें ये नाम याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, आपको सब समझ में आ जाएगा, मैं इस तरीके से समझाऊंगा। तो हम सबसे पहला लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले जो हमारा वर्ड निकल के आया है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ मैं नहाता हूँ, तो पीछे देखिए ता है, ता हूँ आ गया। मैं अस्पताल जाता हूँ, ता हूँ आ गया। तुम मुझे परेशान करती हो, ती है आ गया। उसके बाद क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, ती है आ गया। तो पीछे अब ता है, ती है, ते हैं इस तरीके के वर्ड आते हैं, तो आप समझिए कि वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है, तो आप इस प्रकार देखा कि हर वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कोई वाक्य मिले जिसके अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आता है, तो आप समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार ही बनेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़े से रूल बताता हूँ और उसके बाद हम ग्रामर को, इसका अगला पार्ट ग्रामर का हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि हम एक साथ ग्रामर को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है इस फील्ड में। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो मेन रोल प्ले करता है पूरे सेंटेंस में। जैसे कि राम खाना खाता है तो राम सब्जेक्ट है, वह घूमने जाता है तो वह सब्जेक्ट है। तो ये मेन रोल प्ले करता है। तो आप कौन लगा के निकाल सकते हैं। जैसे कौन खाना खाता है, राम खाना खाता है। कौन घूमने जाता है, वह घूमने जाता है। कौन ये करता है, तुम ये करते हो। तो इस तरीके से आप कौन लगा कर इसे निकाल सकते हैं। वर्ब क्या होती है, जो किया जाता है। जैसे राम क्या खाता है, इसे आप क्या लगा के निकाल सकते हैं। तो राम क्या करता है, तो जो करता है वही। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो खाना खाना वर्ब हो गई। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसे, बस आप ओवरऑल देख लीजिए, इसे एक हेल्प मिल जाएगी आपके लिए। हेल्पिंग वर्ब ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, आगे आपको समझ में आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का यूज़ करते हैं हम मोस्टली। सब समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं ये सारी। और मैं ग्रामर की वीडियोस भी अभी कुछ दिनों बाद से अलग से बनानी स्टार्ट करूँगा, जिसमें हम प्रॉपर ग्रामर ही ग्रामर पढ़ेंगे, ताकि हम प्रॉपर तरीके से कोई एप्लीकेशन या फिर कोई टॉपिक, या फिर जब हम कोई बड़ा टॉपिक देते हैं तो हमें उसमें गलती नहीं करनी होती हैं। इसीलिए अगर हमें गलती से बचना है तो हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। तो बोलने में ग्रामेटिकल मिस्टेक होती रहती हैं, हिंदी बोलने में भी बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं। फ़िलहाल तो हम ग्रामर के लिए अलग से वीडियो शूट करेंगे। ऑब्जेक्ट की मान्यता भी सब्जेक्ट के बराबर ही होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट बाद में होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था राम का, राम खाना खाता है। तो जो राम है वो तो सब्जेक्ट है, और जो खाना है जिसे वो खा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, राम और खाना। तो राम जो है वो सब्जेक्ट हुआ और खाना जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट मोस्टली जो है सेंटेंस के लास्ट में ही आता है, या फिर सब्जेक्ट के बाद ही आता दिखाई देगा आपको। ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल टेंसेस के और सेंटेंसेस के भी तीन प्रकार होते हैं सेंटेंसेस के। अफर्मेटिव, या तो हम किसी चीज़ को सकारात्मक बोलते हैं, या हम उसको नकारात्मक बोलते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, या फिर हम प्रश्नवाचक बोलते हैं। जैसे कि मैं इसके एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अगर मुझे कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बोलना है तो मैं बोलूँगा, जैसे सकारात्मक कोई सेंटेंस बोलना है कि मैं खाना खाता हूँ। इसी को अगर मुझे नेगेटिव बोलना है तो मैं बोलूँगा कि मैं खाना नहीं खाता हूँ। और अगर इसे ही मुझे इंट्रोगेटिव बोलना है तो मैं बोलूँगा मैं क्या खाता हूँ। तो ये तीन तरीके के वाक्य हो गए जो हम बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। हम इन सारे रूल्स को, आप इस रूल को एक बार पढ़ें। ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे हमेशा कह रहा हूँ कि ग्रामर इज़ नॉट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ग्रामर बहुत ही ज़्यादा आपको हाईलाइटेड कंडीशन में नहीं रखनी है। आपकी सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड कंडीशन में अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो आप फ्रेजेस रोज़ याद कीजिए। जो मैं 10 वर्ड आपको दे रहा हूँ वो 10 वर्ड आप रोज़ पढ़िए, और स्टोरी में मेरे साथ रहिए। स्टोरी आपको मेनली पढ़नी, क्योंकि स्टोरी में भाव होते हैं। अगर आप इमोशंस को पकड़ना सीख गए तो इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, वो बिल्कुल परेशानी का विषय नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा लंबी हम वीडियो नहीं शूट कर सकते। तो फिर मिलेंगे हम क्लास थर्ड में, और उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आगे पढ़ेंगे, और बाकी का हमारा प्लान सेम टू सेम कंटिन्यू रहेगा। और मैं एक नई स्टोरी लेके आऊँगा, आपको वो बताएंगे। और ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूर लाइक करें, क्योंकि वीडियो आपको लाइक करते हैं तो इससे थोड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर करें उन लोगों के पास जो वाकई में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। आप उनकी इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, उदित पाठक 8057। और मेरी ईमेल आईडी पर अगर आप कोई सजेशन भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। थैंक यू भाई।